पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक, पूर्व सांसद। पप्पू जी, आप इसे वरदान मानते हैं या आपको लगता है कि ये बहुत खतरनाक कार्ड है जो निकल गया है? देखिए, एक बात बताइए रूबिका जी। जी पप्पू जी। देश में आज भी भूमिहीन की संख्या कितनी है? आज भी गरीबी और गरीब की संख्या कितनी है? आज भी अशिक्षित कितनी है? आप जब समय काल के पात्र के अनुसार 10% ऊंची जात के गरीबों के लिए हम वरदान कर सकते हैं, वरदान मानते हैं कि वो जरूरत है, तो समय काल पात्र के अनुसार जो समाज में पासवान है, राम है, पासी है, मुसहर है, जाटप है, गोड़ी है, निषाद है, मल्ला है, केवट है, दुनिया है, नुनिया है, शर्मा है, जोला है, चंदबंसी है, त्योहार है, शेरशाबादी है, कुलैया है, क्या कहते हैं, सुरजापुरी है, जो लोग अत्यंत पिछड़े गरीब हैं। जब ऊंची जात के गरीबों के लिए आरक्षण की बात होती है तो उस वक्त हम लोग पूरा का पूरा देश हम लोग खड़े होते हैं कि जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि मथुरा बाकी, काशी बाकी, ये जगह राम का था, तो हम मुसलमान मेरे साथ खड़े होते हैं, दलित मेरे साथ खड़ा होता है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आज जो समाज में बार बार ये बात उठती है, आजाद हिंदुस्तान के पहले भी हुई थी कि निरक्षरता समाप्त होना चाहिए, गरीबी समाप्त होना चाहिए, रोजगार 10 साल के अंदर से 15 साल के अंदर रोजगार मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर, तो रोजगार मिलना चाहिए। आप हमको एक बात बता दीजिए, क्या 10 साल के अंदर गरीबी खत्म हो गई? रोजगार मिल गया? बहुत क्लियर हम हैं इस मामले में। आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस वक्त 30 करोड़ की आबादी थी, रूबिका जी, उस वक्त क्या स्थिति था? उस वक्त मेरे पास सरप्लस अनाज था। जब आजाद हिंदुस्तान के बाद 57-58 साल हैं, तब हमारे पास 5 किलो अनाज पर 84 करोड़ लोग जिंदा रहते हैं। 6,000 रुपया पर 92% पर कैपिटा इनकम है। रोजगार है नहीं किसी के पास। भूमिहीन पर हम चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं जात पात पर। अरे भैया, जो बात आज आई है 63% अत्यंत पिछड़ा, आप इसको देखिए ना। हाँ। ये जो 63% है, माइनॉरिटी है। हाँ। आप इसकी स्थिति देखिए, और इसकी अब हमको तय करना पड़ेगा कि गरीबी क्या होती है। हमको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल हम कैसे बढ़ावें, हमको समझना पड़ेगा एजुकेशनल कैसे बढ़ावें, सामाजिक आर्थिक राजनीति में हिस्सेदारी कैसे होगी। नहीं तो पप्पू जी, फिर उसमें सवाल ये है कि आपको एजुकेशन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति अगर ठीक करनी है तो उसमें जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है? उसमें तो देश का हर एक नागरिक उसका अधिकार उसे होना चाहिए ना। ये जातिगत जनगणना क्यों? रूबिका जी, देश के हर एक नागरिक को और जाति जनगणना होने की बात आप कहते हैं, तो हिंदुस्तान में पहले आप ये सोचिए ना कि अभी भी जो बात आई जाति जनगणना की, हाँ? उसमें यह आया कि कई ठो ओबीसी है देश में, सेक्रेटरी में कई लोग हैं। हाँ? देश के ऊंचे पदों पर कितने लोग हैं? देश में दलित, गरीब, अत्यंत पिछड़े के पास कितना पैसा है? हाँ? देश में एजुकेशन किसके पास है? नौकरी किसके पास है? सत्ता किसके पास है? आप इसको देखिए। जो लगातार आजाद हिंदुस्तान के बाद सत्ता में रहे, जो लगातार इकोनॉमी पर जिसका कब्जा रहा, हाँ। एजुकेशन उसका परम सिद्ध अधिकार रहा, पर यादव जी, जाति जनगणना हुई है। यादव जी, आप उस ओबीसी का हिस्सा हैं। सुनिए ना, आपकी आबादी लगभग 14.26 है, और एक कमीशन की तरफ से ये इशारा किया गया, इनफैक्ट तथ्यों के साथ, कि 97% आप लोगों ने अलग अलग सीटों पर जो आरक्षित है, सरकारी नौकरियां हो गई कि कॉलेज में सीट हो गई, वहां पर आप लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। आप लोगों ने उस पर अपना एकाधिकार बनाया हुआ है, और बाकी सारी अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनको आज तक कुछ ना मिल पाया। सर, मैं वही बात सुन तो लीजिए मैडम, आप पप्पू यादव को समझिए। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए, बैकलॉग कौन लेता है? बैकलॉग कभी भरा है? प्रमोशन में आपने क्या किया? आप जो आरक्षण लिए 27% जो हमको आरक्षण मिली, हाँ? उसमें हम 52%, 11% हमने आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दिया।
जो स्टालिन ने 67% आरक्षण का कॉन्सेप्ट लाया कि किस वर्ग को किसे, जब इतने दिनों के बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जब नौकरी मिली, उस नौकरी में चपरासी, उस नौकरी में आशा ममता फरमाशा या हम कहां पर हैं, किस हायर एजुकेशन में है, कितना ज्यादा हम हैं, एसटी एससी की भी आप मुसहर की स्थिति देख लीजिए। आप उस पर मूल्यांकन नहीं कर रहे। दूसरी बात सर सुनिए भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आप भूमिहीन इन कितने दिनों हैं? आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप तो वो शख्स हैं जो जातियों में बांटने के कभी पक्ष में नहीं रह सकते। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं वही बिल्कुल तो जाति कह रही के हूँ। बांटने के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो फिर हम लोग खुलकर ये बात कहने में क्यों कतराते हैं कि इस देश को जाति में नहीं बांटना है, इस देश को आगे ले जाने के लिए एक उस कैटेगरी को आपको बांटना ही है। तो वो कैटेगरी के एक जो विकसित हुई है, एक जो विकसित नहीं हो पाई है, इन दोनों को जब आप सेम लाइन में ले आएंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। और मुझे पता है इस पर बहुत आलोचना होगी पप्पू जी मेरी, लेकिन ईमानदारी वाला सवाल है, उस पर आप ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, मैं एक ईमानदारी की बात करूं। हाँ, हिंदुस्तान में 9 करोड़ से 9.5 करोड़, लगभग 9.5 करोड़ के लगभग आदिवासी है। हाँ, और नौकरी 3000 भी नहीं है। एजुकेशन की आप स्थिति देखिए, पीएचडी की स्थिति देखिए उस आदिवासी में। मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए रूबिका जी। मैं वो बात कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एसटी एससी 27% है। हाँ, कितना कैठो सीएम है? अत्यंत पिछड़ा कैठो सीएम है, पिछड़ा कैठो सीएम है। आप इसको उठा करके आप जरा सा हमको आप देख लीजिए। एक दूसरी बात, आप इकोनॉमिकल, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे पास एक तो रूबिका जी मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है। मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा। देश का पीएम कहता है कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूं, मेरे ही टैक्स के पैसे से तो वो जिंदगी जीता है। दूसरी तरफ सीएम कहता है कि 9,000 रुपया, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है इस भारत के मुल्क के 9,000 साढ़े 9,000 लगभग 92% लोगों का। 6,000 रुपया में 92% लोग जी लेंगे। क्या ये पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सी जाति की संख्या क्या है और उसके हालात क्या हैं, उनकी परिस्थितियां क्या हैं? सर आप जो बात कह रहे हैं ना सर, वो बहुत नेक नियत आदमी की सोच लग रही है, लेकिन ये जो जातियां इस वक्त बांटी जा रही है, ये मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक तौर पर इनका उत्थान करना है। ये पॉलिटिकल मुझे ज्यादा लग रहा है।